नमस्कार दोस्तों, भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि भाषा ज्ञान दर्पण हिंदी भाषा से संबंधित सभी चैप्टर को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी सिलसिले में हम आज विराम चिन्ह पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये विराम चिन्ह 20 हैं, ठीक है। तो इस 20 चिन्हों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सारे उस पर टॉपिक क्लियर किए थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर वो पीछे जो वीडियो बनी है उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने विराम चिन्ह बता दिया तो इसके बारे में हम एक क्विज़ प्रश्नोत्तरी का भी उसमें हम वीडियो डालते हैं ताकि आपको पता चले, और बहुत ही सटीक आंसर होता है उसका जो आयोग मानता है। हम लोग नहीं, बल्कि जैसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं, लेकिन आयोग का कुछ अलग ही फैसला होता है तो वो अलग दे देता है। तो आयोग का जो निर्णय है उसको हम लोग क्वेश्चन को सही किए हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल पर ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो वर्णमाला के क्रम में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा, और अब हम उसी सिलसिले में इस विराम चिन्ह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो विराम चिन्ह आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूरा विराम चिन्ह पहले से लिख दिया हूँ आप लोगों को, ताकि समय ज़्यादा ना जाए। इसके बाद अब देखिए ये पूर्ण विराम है, अर्धविराम, अल्पविराम, ऐसे करते-करते पूरे के पूरे समाप्ति सूचक चिन्ह, ये सारी चीज़ें। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्ण विराम लगता कहाँ पे है, अर्धविराम लगता कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ 4-5 विराम चिन्हों को तो बहुत आसानी से जानते हैं, कहीं पर यूज़ कर देते हैं। लेकिन और बहुत से चिन्ह हैं, जैसे गुरु चिन्ह हुआ, हंस पद, चिन्होपाद, लुप्त पद, ये सारी की सारी चीज़ें हमको कहाँ यूज़ करनी चाहिए अपने लेखनी में, वो हमें नहीं पता होता, हम कहीं भी यूज़ कर देते हैं। देखिए इसका जो महत्व होता है, हम छोटे जब क्लास में होते हैं तो इसका महत्व नहीं होता, हम लोग उतना बताया भी नहीं जाता हम लोगों को विराम चिन्ह, सिर्फ 3 या 4 विराम चिन्हों को छोड़कर। लेकिन यही सब अगर आप हाई लेवल पर जब जाते हैं, जब आपको एस्से लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, तो चाहे वो आरओ मेंस की बात हो या पीसीएस लेवल मेंस की बात हो, जब आप हिंदी लेकर के लिखते हैं उसमें, तो हमें विराम चिन्हों को बहुत ही सटीकता से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो कापियाँ चेक होती हैं, आजकल जो ये एग्ज़ामिनर चेक करते हैं बीए, एमए की कापियाँ, जो ना जिसको सिर्फ़ वो लोग देखते हैं कि लड़का लिखा है और जो पन्ना है उसको भर दिया है। उस पे आपको ये मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीसीएस लेवल में, आरओ लेवल में आपको एक-एक शब्द, एक-एक मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, उस पे नंबर कटते हैं। तो आप चलिए हम लोग देखते हैं कि विराम चिन्ह कहाँ यूज़ होते हैं और विराम चिन्हों का क्या प्रयोग है हमारे लेखनी में, हिंदी लेखनी में। देखिए, जो विराम चिन्ह है ये 20 हैं, ठीक है? और इसको श्री कामता प्रसाद गुरु ने, ये है श्री कामता प्रसाद गुरु, ये बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार हैं। आप अगर पढ़े होंगे उनको तो आप जानते होंगे इनके बारे में। व्याकरण से संबंधित बहुत सारे पुस्तकें इन्होंने लिखा है, तो उसी उसी सिलसिले में ये विराम चिन्हों को भी बताया है। तो विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने 20 बताई है, ठीक है? 20 बताई है ये विराम चिन्हों की संख्या। तो इस विराम चिन्हों में आप देखिए, अच्छा देखिए, इसमें पूर्ण विराम को वो कहते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है। मतलब कामता प्रसाद गुरु का कहना था कि जितने भी ये चिन्ह हैं, 20 चिन्ह, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए चिन्ह हैं। आप देखते होंगे, इंग्लिश लिखते होंगे, इंग्लिश पढ़ते भी होंगे, तो सारे के सारे चिन्ह यूज होते हैं। ये सारे के सारे चिन्ह यूज होते हैं। तो इसमें आपको उन्होंने बोला है कि पूर्ण विराम चिन्ह अंग्रेजी को छोड़ करके, ये पूर्ण विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से ना लेकर के, बल्कि ये अब जितने भी विराम चिन्ह हैं उनमें से सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए चिन्ह हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ पे होता है। इसको आप लिखते जाइएगा, जरूर लिखिएगा, ताकि इसे इलाहाबाद परीक्षा देने जा रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, मैं इलाहाबाद परीक्षा देने जा रहा हूँ। इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जो ये लाइन टाइप की होती है। एक खड़ी पाई हम खींच देते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर यूज होता है। तो आप लिख सकते हैं, इसका अगर हम परिभाषा लिखाएं तो आप लिखिए कि जहाँ पर एक वाक्य की पूर्ति होती है या जहाँ पर हम अपने विचारों को समाप्त करते हैं, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। ठीक है। दूसरा लिखिए, का हम कर देते हैं कि तुम रुको। ठीक है, ऐसे कहते हैं, तुम रुको मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है। अब देखो, तुम रुको मैं आता हूँ, तो क्या हुआ, तुम रुको, यानी कि यहाँ पे हम अर्ध विराम का चिन्ह देंगे, तुम रुको मैं आता हूँ, और इसके बाद ये लाइन है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे ये प्रयोग होता है, तुम रुको मैं आता हूँ, यानी यहाँ पे हम अर्ध विराम का चिन्ह देंगे। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, अल्प विराम। जहां तक हम देखते हैं, हम लिखेंगे जहां तक हम देखते हैं पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, ये तो जहां तक हम देखते हैं पानी ही पानी है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्ध विराम लगा देंगे ये। ठीक है, सॉरी, अल्प विराम लगाएंगे हम, जिसे इसे कामा कहते हैं। जहां तक हम देखते हैं पानी ही पानी है। तो हम ये प्रयोग आपको बता रहे हैं उदाहरण दे करके कि इनका प्रयोग होता कहाँ पे है। तो अल्प विराम का भी ये हो गया। प्रश्न चिन्ह आपको पता है, ये बहुत जगह यूज होता है, जहाँ पे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या हम जहाँ पर प्रश्न, अपने विचार जो हमारे मन में प्रश्न के रूप में होते हैं, उन्हें हम जब लिखते हैं तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे वह कब परीक्षा देने जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ कब परीक्षा देने जाएगा, तो जो ये कब आ गया, यहाँ पर आपको पता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कब जाएगा, संदेह है उसके मन में, प्रश्न है, तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। समासिक चिन्ह का मतलब होता है कि जहाँ पर, इसको बहुत ही छोटे चीज में बताऊंगा मैं आपको, छोटे शब्दों में, कि समासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जहाँ पे विपरीतार्थक शब्द आते हैं। जैसे खट्टा मीठा, जैसे खट्टा और मीठा। ठीक है, खट्टा मीठा, इसके बीच में हम ये समासिक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, समासिक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। दिन रात, ठीक है, ये हो गया दिन और रात, तो दिन और रात के बीच में हम क्या करेंगे, ये समासिक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह के अगर प्रश्न शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, समासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका विस्मय में आदि चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें शोक, ठीक है, शोक हो, हर्ष हो, उल्लास हो, ठीक है, बहुत प्रसन्नता हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे हमें अपने आप को एक आश्चर्य की स्थिति में हम जब पाते हैं तो वहाँ पर हम विस्मयादि, ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए इसके, जैसे विस्मयादि चिन्ह का लिखिए, अरे, अरे वह दुर्घटना से कैसे बच गया। ठीक है, दुर्घटना से कैसे बच गया। ठीक है, ये तो क्या लिखेंगे, अरे वह दुर्घटना से कैसे बच गया। तो हम अरे की जगह जो हम ये प्रश्न, ये जो विस्मयादि, जो अपनी एक आश्चर्यचकित बात बोलते हैं, अरे, वाह, ओहो, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनके आगे हम ये विस्मयादि चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, चिन्ह आ गया। कोष्टक चिन्ह में देखिए, तीन कोष्टक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, एक छोटा, एक मझोला और एक बड़ा, ये तीन कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, 1 2 3, तीन कोष्टक चिन्ह। अब तीनों कोष्टक चिन्ह कहाँ प्रयोग, कहीं हम जहां मन करे वहां कोष्टक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर देंगे। ठीक है, जैसे
तो अगर हम छोटे वाला जो छोटा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे हम लिखें कि कि सुदर्शनधारी, जैसे लिखते हैं सुदर्शनधारी कृष्ण, सुदर्शनधारी को ही कृष्ण बोलते हैं। सुदर्शनधारी जब हम लिखेंगे तो इन्हीं को कृष्ण बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक में इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो हमको पता है कि सुदर्शनधारी को ही कृष्ण बोलते हैं, तो हम इसी से संबंधित जो हम लिखते हैं आगे का पद, वो छोटे कोष्ठक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे गांडीवधारी, गांडीवधारी, ठीक है, यानी कि अर्जुन, ठीक है, अर्जुन। तो हम यहाँ लिख देंगे गांडीवधारी यानी अर्जुन। तो हमें पता है कि गांडीवधारी को ही अर्जुन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से लिख देंगे अगर इसी से संबंधित होगा, जैसे मान लीजिए लंबोदर, लंबोदर, तो हमको पता है कि गणेश जी को बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे कि छोटा कोष्ठक में लिखें, इनको लिखेंगे गणेश, गणेश जी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं, छोटे कोष्ठक का प्रयोग जब एक दूसरे से वो संबंधित हो। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है, तो हम छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए, बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे जहां पे कोई समान प्रकार का पद आए। ठीक है, जैसे कि सजीव प्राणी, जैसे हमने लिख दिया सजीव प्राणी, सजीव प्राणी लिख रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, पादप जगत आ गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पादप, पादप जगत। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनमें ये सजीव है ये। ठीक है, जो पादप जगत है, यानी कि जो पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब हैं, तो हम इनको सज इसमें मझोले कोष्ठक में हम दर्शाएंगे, तो सजीव प्राणी में हमारे पादप जगत आ जाता है। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मझोले कोष्ठक का प्रयोग हम सजीव प्राणी और इस तरह के जो एक दूसरे के समान प्रकार से हों, एक दूसरे से एक संबंध स्थापित करते हों, तो हम वहाँ पर मझोले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए। फिर बड़ा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक का प्रयोग हम करते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, भूल सुधार, अगर जैसे कुछ भूल हो जाती है, वहाँ पर हम आगे लिखते हैं, जैसे जैसे वे भूल सुधार के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब क्या लिखते हैं, अनुदित, अनुदित। ठीक है, तो हम ये छोटा कोष्ठक या फिर मझोला कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ये बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे ऐसे। मतलब रामचरितमानस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल गई हैं, हमें हमें याद नहीं आ रही है लिखते वक्त, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुदित। ठीक है, यहाँ पर एक जो समझदार आदमी है, जो प्रयोग को जानता है, बड़े कोष्ठक को या फिर इसको वर्गाकार कोष्ठक भी बोलते हैं, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पर ये भूल सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये रामचरितमानस में जो भी पंक्ति होगी वहाँ आगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए कि राम की बड़े कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर भूल सुधार की गुंजाइश होती है। विराम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई शीर्षक लिखना होता है। ठीक है, शीर्षक लिखना होता है या कुछ विवरण छूट गया हो। ठीक है, उपविराम का चिन्ह या विसर्ग चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं। जैसे जैसे आत्मश्लाघा, जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये उपविराम या विसर्ग चिन्ह का ये प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आत्मश्लाघा यानी आत्मश्लाघा क्या होती है, एक मानसिक दुर्गुणता होती है। लिखेंगे एक मानसिक दुर्गुण। ठीक है, एक मानसिक दुर्गुण, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं आत्मश्लाघा। ठीक है, इस तरह का शीर्षक लिखने में हम प्रयोग करते हैं उपविराम चिन्ह का।
चलिए आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ का विवरण हमें देना होता है, ठीक है? जैसे हम विवरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि पिछले वर्ष, हम लिखते हैं पिछले वर्ष बाढ़ की भयावहता निम्न है, निम्न प्रकार है, ठीक है? निम्न प्रकार है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये विवरण दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे। इसके बाद फिर हम नीचे से यहाँ से जो भी चीज़ लिखना होता है ये लिखते हैं, ठीक है? पिछले वर्ष तो बाढ़ की भयावहता निम्न प्रकार है, यानी पिछले वर्ष के हम यहाँ पर विवरण दे रहे हैं नीचे, इसलिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह देखिए, ये जो दो दो, एक सिंगल कोष्ठक में, एक सिंगल में लिखा गया है और एक डबल कोष्ठक में लिखा गया, इसका प्रयोग बहुत होता है। हम इसे लिख दे, कह दें महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है? महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता ईश्वर के बाद, ईश्वर के बाद दूसरा नाम है, दूसरा नाम है, ठीक है? ये हमने लिख दिया। अब इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए महात्मा गांधी के अनुसार, यानी कि जो संज्ञा होती है, ठीक है? तो हम इस पे महात्मा गांधी को यहाँ पे, ये महात्मा गांधी को एक सिंगल कोट से करेंगे और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे के अनुसार, फिर ये क्या करेंगे, स्वच्छता ईश्वर के बाद दूसरा नाम है इनका, तो ये यहाँ पर डबल, ये डबल लग जाएगा, ठीक है? तो इसका प्रयोग हम करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को बताने के लिए, उद्धृत करने के लिए, तो महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता ईश्वर के बाद दूसरा नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए। उद्धरण देखिए, लागू चिन्ह का ये है, चिन्ह ये है, शून्य देते हैं, शून्य आगे लिख देते हैं। इसका क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो अगर वो बड़े अक्षर में है, बड़े शब्द में है, तो उसका हम एक लघु रूप लिख देते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है? ये लोक सेवा आयोग हो गया। आप लोग देखे होंगे कि ये इस तरह सा लिखा होता है, लो लिख करके शून्य, ये लोक से लिख करके शून्य और आ लिख करके शून्य, ये। अब बताइए, अब बताइए ये जो है ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो हम शून्य लिखते हैं ना आगे, यही हमारा लाघव चिन्ह हुआ, ये लाघव चिन्ह, इसी का प्रयोग करते हैं हम। तो ये लोक सेवा आयोग, ठीक है? तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े शब्दों को हम छोटे रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लुप्त पद चिन्ह, यानी आपको पता है कि जहाँ पर हम कोई बात कहते कहते उस बात को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर लुप्त पद होता है, ठीक है? जो लुप्त पद को हम ये दर्शाए हैं इस तरह से, डॉट 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 करके लिखते हैं, वहाँ पर लुप्त पद होता है, ठीक है? वहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म, और फिर यहाँ पर डॉट डॉट लिखेंगे, हुआ था, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लुप्त कर दिया है, इनका जन्म कब हुआ था इसलिए इसको हमने नहीं दिखाया है, ठीक है? हम क्या कर दिए हैं, ऐसे लुप्त पद का, हम लुप्त पद चिन्ह का प्रयोग कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह का अगर चिन्ह होता है और प्रयोग किया जाता है यहाँ पर इस तरह के शब्दों में वो लुप्त पद दिखाना होता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाद चिन्ह, ये पाद चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक लंबा सा, ठीक है, एक लंबा ऐसे लिखा गया है, खींचा गया है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि हम कोई भी अगर कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट वाक्य होता है, इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन लिख दे कर देते हैं,
मतलब वो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, तो वहीं उसी हाईलाइटेड चिन्ह को ही हम पाद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जैसे 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 हम लिखते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। ठीक है, और इसके नीचे हम ये आतंकवाद के नीचे एक ये अंडरलाइन कर देते हैं। तो हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये आतंकवाद का गढ़ है, इसलिए हम यहाँ पर आतंकवाद के नीचे एक हाईलाइट कर देते हैं, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, उसी को हम पाद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये या एक शब्द का भी हो सकता है, या ये पूरे के पूरे वाक्य का हो सकता है। ये पूरे का पूरा जहाँ पर भी अंडरलाइन लिखेंगे, जहाँ पर हम उसकी महत्वपूर्णता को दिखाएंगे, वहाँ पर उसे ही हम पाद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, गुरु चिन्ह का मतलब होता है बड़ा चिन्ह, यानी कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक बोलते हैं। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे अगर हमें ओम लिखना हो, ठीक है, तो आदमी ओम ऐसे लिख देता है या ऐसे लिख देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ओम कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ओम हो गया। ठीक है, जो ये हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, इसका यही हमारा गुरु चिन्ह हुआ। देखिए, ठीक है, जहाँ पर हम उसे ज़्यादा समय तक बोलते हैं, इसको हम ओम ओम, और यहाँ पर ओम ज़्यादा खींच रहे हैं, ओम ज़्यादा समय दे रहे हैं बोलने में, वहाँ पर हम ये गुरु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, ये जो हंस पद चिन्ह है, बहुत हम इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, आपको याद है कि जैसे हम कोई भी चीज़ वाक्य में लिख रहे हैं और लिखते लिखते बीच में कोई शब्द छूट गया, तो हम क्या करते हैं, हंस पद का चिन्ह बना करके उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे 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 हम लिखते हैं कि आरबीआई ने बैंक को बढ़ाया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, आरबीआई ने बैंक को बढ़ाया है, हमें तब तक याद आया कि अरे बैंक को नहीं, बल्कि बैंक दरों को बढ़ाया है। तो हम क्या करेंगे, दर छूट गया है हमारा, तो हम यहाँ पर एक ऐसे हंसपद का प्रयोग करते हैं और ऊपर लिख देते हैं दर, यानी दरों को। आरबीआई ने बैंक दरों को बढ़ाया है। तो इस तरह का अगर बीच में कहीं लिखते वक्त अगर बीच में छूट जाता है कोई शब्द, तो हम ये हंस पद का प्रयोग करके ऊपर लिख देते हैं उन शब्दों को जो छूट गया है। तो ये इस तरह का जो हम प्रयोग होता है, उसे ही हम हंसपद प्रयोग या हंसपद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, हंसपद चिन्ह नोट कर लीजिए। देखते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। ये देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह में ये इसका चिन्ह छूट गया है, जैसे इसको हम बराबर ऐसे बराबर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया, ये तुल्यता सूचक चिन्ह। अब क्या होता है, मतलब जैसे किसी की तुलना की जाती है या उसके बराबर वो होता है ना, कि उनके बराबर वो है, तो बराबर में हम बराबर का चिन्ह दे देते हैं, यानी तुलना तुलना करते हैं, उसी को तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। जैसे हम अगर लिखते हैं कि 1 kg चावल बराबर 10 बराबर कितना, मान लीजिए 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। तो हम क्या हुआ, इसका मतलब कि 1 kg जो चावल है, इसकी जो ये किसके बराबर है, 50 रुपये के। यानी कि अगर 1 kg चावल अगर हम खरीदने जाते हैं, तो हमें उसके बराबर पैसा देना होगा, यानी 50 रुपये देने होंगे। तो हम दोनों के बीच में जो तुलना है, ये दोनों के बीच में हम ये तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिए हैं। तो ये आपका तुल्यता सूचक चिन्ह बराबर का यहाँ प्रयोग होता है। इसी तरह से और भी कई जगह आप इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे तुलना होती हो। देखिए, नोट कर लीजिए, टिप्पणी सूचक चिन्ह। ये टिप्पणी चिन्ह है, ये 17 नंबर टिप्पणी चिन्ह ये। ठीक है, टिप्पणी चिन्ह है, इसको हम देखते हैं। जैसे अगर कोई भी वाक्य लिखते समय हम किसी चीज़ पर अगर टिप्पणी करना चाहते हैं, तो उसे दर्शाने के लिए हम टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे
जैसे गांधी जी गांधी जी का असहयोग आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन पर अब देखिए यहाँ पर टिप्पणी चिन्ह का 3 है। अगर यहाँ पर या तो हम ये स्टार का चिन्ह लगा दें या हम ऐसे चिन्ह लगा दें या फिर अगर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, इन सब में तीनों में से एक लगाना है। और इसका जो ये आंदोलन है, इसका अगर हम कहीं विवरण नीचे दिए हुए हैं, लिख दिए हैं ये, नीचे हमने असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें लिख दी हैं, तो ये दिखाता है कि टिप्पणी है इस पर, आंदोलन पर, असहयोग आंदोलन पर ये टिप्पणी किया गया है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में टिप्पणी आप पढ़ सकते हैं। तो यही टिप्पणी चिन्ह होता है कि बीच में अगर उसके बारे में नहीं लिख पाते हैं तो उसके ऊपर हम एक चिन्ह लगा देते हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे ये एक बिंदी के टाइप का हो या फिर प्लस का चिन्ह हो। तो ये सिर्फ पता चलता है कि हम इसके बारे में टिप्पणी कहीं न कहीं लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कि जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जहाँ पर किसी भी चीज़ को दिखाना होता है, जैसे जैसे हम लिखते हैं कि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब मिलेगा। ठीक है, ये है, मान लीजिए। तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से कहा, तो कहा का मतलब ये निर्देश दे रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारा हमारी जो बात है वो उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम ये ऐसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, जो ये आप देख रहे हैं ये। तो पता चलता है कि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों से कहा, इसके बाद निर्देशक चिन्ह, और मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब मिलेगा। तो इस तरह से आप ये नोट करिए उदाहरण। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, हर चिन्ह का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे करना है, इसलिए अलग अलग 20 चिन्हों को बताया जा रहा है। आप देख लीजिए। आगे है अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक चिन्ह का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कोई भी बात पूर्ण नहीं हुई है। जैसे अगर हम लिखते हैं, वहाँ पर अपूर्ण सूचक चिन्ह ये ऐसे क्रॉस का निशान हम लगा देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि भय बिन होई न प्रीति। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक छंद दोहा है, इसकी लाइन है इसकी, भय बिन होई न प्रीति। तो हम क्या करते हैं, अपूर्ण है ये जो दोहा है अपूर्ण पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर ये ऐसे निशान लगा देते हैं। ठीक है, ताकि इससे पता चलता है कि इसके ऊपर ये लाइन है, इसके बाद फिर ये भय बिन होई न प्रीति है। तो वहाँ पर अगर जहाँ पर हमें अपूर्णता को दिखाना होता है, तो वहाँ पर ये हम अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसे नोट करें। सूचक चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी कि जहाँ पर जैसे कोई अध्याय हम लिखते हैं या कोई किताब लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, तो अगर उसको समाप्त, जहाँ पर अंतिम होता है उसके बाद कोई शब्द नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक के अंत में, ठीक है, पुस्तक के अंत में या अध्याय, कोई अगर किसी भी चीज़ का हम अध्याय लिख रहे हैं तो अध्याय के अंत में, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम पुस्तक, कोई मोटी पुस्तक लिखे हैं 200 पेज, 300 पेज, 500 पेज की, इसके बाद
एकदम अंतिम हो जाए और अंतिम पन्ने पर पहुँच करके फिर हम क्या करते हैं, ऐसे बना करके ऐसे और ऐसे, ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है ये। या फिर हम इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, या कोई लिखते हैं तो ऐसे, इस तरह से। तीनों का, दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद और कोई शब्द आगे नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह हुआ। ठीक है? आशा करते हैं कि आपको ये विराम चिन्ह, जो 20 विराम चिन्ह हैं, जो ये विराम चिन्ह हैं, इनको आपको प्रयोग करना आ गया होगा, और नहीं आया है तो ज़रूर आप उदाहरण के साथ जो आप लिखे हैं, इसे आप अपने खाली समय में प्रयोग करें और किताबों में देखें कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित सारे चैप्टर को अच्छी तरह से याद करने के लिए आप हमारे भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस भाषा ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आगे का हम चैप्टर देखेंगे। ये देखिए विराम चिन्ह है, तो ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है ना? ये हमारा पार्ट 3 है, जो हम वर्णमाला के क्रम में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक पार्ट 4 बनाएँगे जिसमें हम कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है? ये कारक हमारा लास्ट रहेगा, पार्ट 4। इसमें हम आगे अगले वीडियो में हम कारक को देखेंगे, और ये पार्ट 3 है विराम चिन्ह। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स ज़रूर बनाएँ और इसे आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।